पिछले 27 वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित कम्युनिकेशन टुडे ने एक संकल्प लिया कि कोविड के इस दौर में हम क्यों नहीं ये प्रयास करें कि जो एक विकल्प हमको मिला है ऑनलाइन का, इसके माध्यम से हम देश विदेश के मित्रों के साथ मिल बैठकर मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर एक संवाद श्रृंखला शुरू करें। उसी संकल्प के साथ ये योजना शुरू की गई थी और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अब तक देश विदेश के लगभग 260 विशेषज्ञों ने, जो मीडिया, शिक्षा, प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन आदि नानाविध क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्होंने मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर निरंतर विचार विमर्श से हमारी इस यात्रा को और अधिक समृद्ध किया है। इसी श्रृंखला में आज का विषय है पब्लिक रिलेशंस इन डिजिटल एज और हमारे साथ 3 बड़े प्रबुद्ध विशेषज्ञ जिन्होंने आजीवन जनसंपर्क की सेवा में एक तरह से अपने आप को समर्पित किया है, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ अजय अग्रवाल जी हैं, जो रहते इस समय हैदराबाद में हैं, लेकिन आज वो दुबई से हमको संबोधित कर रहे हैं। विस्तृत परिचय जब मैं इनको आमंत्रित करूंगा अपने विचार प्रकट करने के लिए, उस समय दूंगा। वैसे अजय जी इस समय इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ पब्लिक रिलेशंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ एड फैक्टर पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर श्री समीर कपूर जी हैं और दिल्ली से ही पीआर गुरु के रूप में विख्यात हमारे मित्र डॉक्टर सुरेश गौड़ हैं। ये तीनों मित्र आज इस विषय के विभिन्न पक्षों पर अपने अनुभव, क्योंकि व्यावहारिक क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग मीडिया और पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि किस तरह से हम उस औद्योगिक क्रांति से लेकर के सूचना क्रांति के इस दौर में जब पहुंचे हैं, तो इसी के साथ जहां जीवन के हर क्षेत्र में नानाविध परिवर्तन हुए हैं, वहीं पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में भी वो परिवर्तन हम देख रहे हैं। ट्रेडिशनल मीडिया से डिजिटल मीडिया की हमारी ये यात्रा, इसने धीरे धीरे एक सवाल है कि क्या हमारे जो प्रासंगिक परंपरागत माध्यम है वो अब धीरे धीरे क्या बेकार होते चले जाएंगे या अपनी प्रासंगिकता खो देंगे। मुझे तो कई बार ये महसूस होता है कि हमने आज से कुछ वर्ष पहले अपने अध्यापन काल में जो पुस्तकें लिखी थी, धीरे धीरे वो सारे नियम, वो सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे एक बिल्कुल नए स्वरूप में आगे परिवर्तित होती चली जा रही है। आज हमें लगा कि क्यों नहीं हम इसी विषय पर बात करें कि ये पब्लिक रिलेशंस की दुनिया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किस तरह से बदल रही है। जो हमारे ट्रेडिशनल टूल्स हैं वो अब कितने प्रभावी रह गए हैं। जनसंपर्क पिछले वर्षों में एक स्वतंत्र अनुशासन या एक यूँ कहूँ कि डिसिप्लिन के रूप में विकसित हो रहा है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और पब्लिक रिलेशंस की अब क्या भूमिका रही है। क्योंकि तकनीक ने हमारे सामने बहुत सारे द्वार खोल दिए हैं। हम अपनी वेबसाइट के थ्रू, जो हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके थ्रू हमारी कनेक्टिविटी और इंटरएक्टिविटी जिस तेजी के साथ बढ़ी है, उसने न सिर्फ एक सीमित वर्ग तक ही हमारी पहुंच जो पहले हुआ करती थी उसको बहुत व्यापक और वैश्विक रूप पर पहुंचा दिया है। और अब अवसर भी नए नए खुले हैं। हर बड़े बड़े संस्थान का सोशल मीडिया टीम अपनी होने लगी है, जिसके माध्यम से वो एक बहुत व्यापक जनसमूह तक अपना एक संवाद स्थापित करते हैं, या कहूँ कि लाइव संवाद स्थापित करते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया जहां वन वे ट्रैफिक होता था, वन वे कम्युनिकेशन होता था, वहीं डिजिटल माध्यमों ने इसे 2 वे में बदल दिया है। आज देश के प्रधानमंत्री ट्विटर पर अपनी कोई बात कहते हैं और क्षण भर में वो भुवन यापिनी हो जाती है। यही हाल पब्लिक रिलेशंस का भी है। जब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, नौकरी शुरू की और जनसंपर्क के रूप में विश्वविद्यालय गतिविधियों से जुड़े हुए थे, तो किस तरह से अपने टाइपिस्ट को अखबारों में भेजते थे कि वो अपनी गाड़ी लेकर के या बाइक लेकर के जाता था, खबरें दे करके आता था। धीरे धीरे फैक्स का दौर आया, लेकिन आज वो सारे जो परंपरागत तौर तरीके थे वो पूरी तरह से बदल गए हैं। उनके साथ कौन से एथिकल इफेक्ट्स जुड़े हैं, किस तरह से हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस और उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं। और तकनीक ने हमको इस सुविधा दी है कि हम पूरा डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं उसका। तो ये जो एक अद्भुत शक्ति हमारे हाथ में आ गई है कि हम प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इवेंट्स की दुनिया से निकल करके ब्लॉग्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ऑडियो वीडियो के ज़माने में आ गए हैं। तो उस सारे परिवर्तनों पर आज हमारे मित्र जो इस क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं वो क्या महसूस करते हैं, आइए उनसे जानते हैं
कि ये दुनिया और भविष्य की संभावनाएं क्या उनको महसूस हो रही हैं और किस तरह से उस परिवर्तन को हम वो देख पा रहे हैं। मैं सबसे पहले इस को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करूंगा भाई अजय अग्रवाल जी को। अजय अग्रवाल जी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जनसंपर्क, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस, डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य किया है, उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हाल ही में सम्मानित किया भारत गौरव अवार्ड से। अपने आप में देश के लिए ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आपका 4 दशक से लंबा अनुभव बैंकिंग के क्षेत्र में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आपने अपने करियर की शुरुआत की और उसमें अनेक पदों पर काम करते हुए अंततः आपने हेड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन से वहां से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। जनसंपर्क पर आपकी अनेक प्रमुख पुस्तकें आई हैं, जिसमें एक जो चर्चित पुस्तक है पब्लिक रिलेशंस ए टूल फॉर सक्सेस, वो विशेष चर्चित हुई है। तो एक तरह से अकादमिक दृष्टि से भी आप निरंतर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप वर्तमान में नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ पब्लिक रिलेशंस के। पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया के आप पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसकी जो नेशनल कमेटी है उसमें भी आप एक तरह से अपनी सेवाएं दे चुके हैं और देश के अनेक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों के साथ गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी जुड़े हुए हैं। लगभग 1.5 दशक पहले मुझे सौभाग्य मिला था उनके जयपुर यात्रा के दौरान अपने विभाग में विद्यार्थियों के साथ उनका संवाद कराने के लिए। यूँ एक जनसंपर्क कर्मी के रूप में, मीडिया कर्मी के रूप में आप रेडियो, टेलीविजन के जो डिफरेंट चैनल्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके पैनल डिस्कशंस में आपकी सहभागिता बनी रहती है। PRCI ने उन्हें जनसंपर्क के क्षेत्र में बहुआयामी योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अजय अग्रवाल जी एक खिलाड़ी के रूप में भी, हॉकी के आप प्लेयर रहे, खो खो की अपनी जो कॉलेज की टीम थी, यूनिवर्सिटी की टीम थी, उसके कैप्टन भी रहे और अपने विद्यार्थी जीवन में देश के प्रमुख 7 समाचार पत्रों के संवाददाता के रूप में भी आपने काम किया। इस समय आप सार्वजनिक कल्याण के विविध कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं और आपको इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 1986 से सम्मानित किया गया। इसी तरह से आपको कमल पत्र अवार्ड, हमारे युवा साथियों की जानकारी के लिए, कि भारतीय जूनियर चैम्बर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयोग से मैं भी उससे जुड़ा रहा, उसी का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो युवाओं को उनकी प्रतिभा के लिए दिया जाता है। तो उस सम्मान से भी आप पुरस्कृत हो चुके हैं। अजय अग्रवाल जी का जो ये अनुभव जनसंपर्क, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया में है, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपनी उस व्यस्तता के बावजूद, क्योंकि आपको दुबई से अभी भारत के लिए फ़्लाइट लेनी है, तो समय के साथ आपकी दौड़ है, लेकिन फिर भी आपने हमारे इस कार्यक्रम को इतना महत्व दिया, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमको संबोधित करें। भाई अजय अग्रवाल जी। Thank you, Professor Sanjeev ji, for giving an opportunity to me to come and interact with you all. For success, I would like to give a first word mantra: success. For success, please, we have to keep a pace with the change. If you are to be successful, keeping a pace with the change is very important. And so I would like to thank you, Professor Sanjeev Banabet, who has organized this 93rd National Webinar on Public Relations, the most burning topic of the day on digital age, public relations. And this will provide definitely young academicians, media professionals, and PR professionals to have more knowledge about how to reach to the maximum people by using public relations by digital medium. See, I don't say that earlier the digital medium or earlier the traditional medium was not good. At the time, the need of the hour was that there was no used to be no communication channels which could reach to the masses, different type of masses. So, in the olden age, this is not a public relations. Actually, it's not a old new thing. Public relations is being observed since ages. But now the invent of the technology and other activities and other things, the day by day, the education by the various universities, colleges, and awareness about this public relations in the minds of the people has created an impact and is going day by day with technology. And I feel that if we have to be successful, we have to use public relations as a tool for success.
I am thankful to Mr. Dr. Suresh Gaur. He is world acclaimed PR guru, who is my guide also, my friend also, and he also used to be interact with me on day-to-day basis. I'm also welcoming Dr. Samir Kapoor and Usha Sahani and Dr. Pratibhi Sengar, and all of you, my friends, to this webinar, which I'm sure it will be definitely helpful to all of you for doing something good in the field of public relations. See, Winston Churchill said, the difference between mere management and leadership is communication. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, we are getting your voice. Yes, sir, you are. Oh, You are. Okay. And now the communication skill needed to lead in the digital age have been changed. In general, communication is a way for people to connect over information, news, feelings, and so forth. But the way in which the people connect has evolved, leading to new communication opportunities and challenges. See, where there is a good thing, where there is a, for everything, there is a good or bad. New technology is coming, it's good also, at the same time, it is bad also. See, I would like to take you to old age when there used to be communication in remote rural areas through local folk media and other thing. At the time, digital age was not there. There was to be no communication to interact with the public. But being a PR professional, being a person to communicate, we used to have to reach to that level and go there and communicate about what we want, our organization wants to tell them. So we used to use the folk media. At this juncture also, we cannot neglect the folk media, which is still very popular, though digital media are available in the villages also, but still for entertainment, that is also most popular in rural areas. There's so many other channels are there. See, the day by day, the technology innovations are there, new things are coming up. Definitely old tools which were in our hands like radio, TV, and so many other things. Press media, Press Information Bureau, sound and drama, different medias were there. Now they are getting obsolete. The reason is very clear. Now we have got a tool in our hands which is very easy to reach to the masses without any problem. The things that frequently distract us from reaching to a mutual understanding or intended message are referred to as noise. Email notifications popping up on your computer screen, your cell phone buzzing with a new text message, or the ping of the Twitter alerts. I don't think there can be something much bigger, better than this. Techniques penetrates our world and smartphones. E-book readers and other resources that enhance temporarily and the accessibility to the communication medium. According to those, media.com, there have been a number of paradigm shift in the communication due to the digital age. First, message for general audience. What is our purpose? The main purpose of the PR, let it be anyone, PR professional or non-PR professional, anyone. I feel everybody does public relations. And public relations is a thing which we do from the day we are born. Publication is not a new thing at all. When a child cries, how he will communicate with the mother that he is hungry? So he is to cry. He wants to communicate that I am hungry. At the same time, we learn the communication at each and every step of our life. We learn the communication and public relation from animals. So, keeping that thing also in mind, we have to adopt the new technology which are available in the digital age and which is very simple, very useful, and very cost effective. Text and basic images are no longer relevant as digitization, data visualization, and multimedia options are available for all forms of communication. Our communication must reflect that by incorporating dynamics to contact with your audiences. See, our purpose is there, the message which we want to communicate to our audience
it should reach to them. How it will reach? For that, you have to decide the media, which type of media you can use for that purpose, and reach to the masses and communicate about what we want to communicate. Communication definitely is a vital leadership skill. And the digital age has changed the way people communicate. While technology contributes to the noise that often distracts or interrupts people from sending or receiving messages effectively. Sometimes we get tired by receiving the messages, but sometimes messages are very important. And at the same time, though it is a sometimes nuisance also, but at the same time, it is good also that we can reach to the masses in no time. It can be a great asset for better communication. It is up to the leaders of the business to go beyond merely managing the technology and rather embrace it to improve communicating the digital age. Now people say that why the PR is still important. See, PR, everybody does PR. I know that everybody understands and everybody will accept with me that everybody does PR. But we do PR without realizing the importance of public relations. Friends, I'm 100% sure when the work is over, we forget. We develop the relationship with the person, and once the work is over, we forget. So PR is not that. PR is a deliberate, planned, and sustained efforts to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public. What is our public? First, suppose you have to launch something, you have to deliberate, you have to plan. And for that, to be successful, you have to do the sustained efforts. How you will do sustained efforts? What type of channel, what type of communication media you are going to select to interact and reach to your audience? Because developing relationship is very easy, but you have to sustain that. And for the mutual benefit of both, for your organization and for the person to whom you are approaching. This internet was supposed to level the playing field. It has changed the complete PR perspectives. Earlier, Sanjeev ji has told that we used to go in person to meet the press people, press editorial, go to give them press release. Then fax came, then internet came. Then in spite of that also, we should not forget that one-to-one relationship always matters a lot. So many communication channels have come, but personal relationship, one-to-one relationship is always there. And this new age technology, digital technology is keeping us to connect with our target audience, our friends, our relatives, with just pressing of a button. So the technology has changed. We have changed and we have to adapt. If we want to be successful, keeping a pace is a must. There are some reasons. In fact, the rise of digital has only made public relations more important. Good PR will give you brand visibility in a way that no other method of marketing can achieve. With public relations, you can gain credibility, good public relations. See, there are two types of, both the types of public relations are there, good or bad. How you choose, what type of public relations you do, that depends upon you. You can gain credibility, trust, and an affinity with your audience that will last long after the ads stop running and the post stop being shared. It is not necessary that once the work is over, you should forget. We have to do the sustained efforts to maintain the relationship, and that will give you the results. Now, we need not to go every day to the concerned person. We can communicate on various social media available to us. Digital age, this is digital age. I will also like to compliment you, all of you, that today our country is hosting G20 Summit, which is the biggest organization in the world, where 55 countries heads have come. And this is a digital age. You can see everything sitting at your home in front of the TV. This is a proud moment for not for all of us, for whole country, that now we are hosting a big event at international level.
and you know that how are the things are going on. We have reached to the moon. Nobody has landed on South Pole. How it has happened? Digital age. They have digitized the data and they have reached to the masses through that. We have now in almost reaching the sun. Nobody could reach to that place. India is the first place to reach to the moon and South Pole. It's a history being created by us. Public relations help build credibility and trust with consumers. See, we have to decide who is our consumer, who is our target audience, to whom we have to approach, what message we have to communicate, and what media or channel we are going to use in our communication with them. As indicated earlier, I have told, public relations is about building trust between your brand. What is your brand? You have to decide. You have to select a brand, seeing the target audience. It's public and stakeholders. Consumers are bombarded with marketing messages. You know, every day we receive a lot of messages. We just delete it. Because excess of everything is bad. As a result, they have become quite skeptical of brands and businesses, especially those who try to sell them something directly. This is where trust comes into play. See, you have to develop your own goodwill, you have to develop your own trust and make them feel that yeah, you are trustworthy. If you want people to buy from you or use your services, you have to be very practical and you have to approach to a person as per his convenience. Public relations, the most important subject in public relations is you have to you have to see the convenience of others. If I have to come to you, I have to see your convenience, not my convenience. Generally, people, they don't follow that thing. One of the best ways to build trust is through strong relationship. I would like to share here my experience here. When I was in Central Bank of India, I was heading the corporate communications department. I used to develop a relationship with the people, IAS officers, many IAS officers or IPS officers, when they are posted to very innocuous position. Nobody goes to them because they are not useful to them. But I used to develop relationship with them. And once, after some time, they will come to a very good position. Then they will remember you only. So never forget, today may not be good, but tomorrow's future is good. Tomorrow definitely they will come to your rescue and they will remember you only. Public relations allow for continuous brand awareness. If you are not actively taking advantage of your many social media accounts, chances are that nobody knows where you exist. Luckily, there are plenty of paid and free tools available, like Facebook is there, WhatsApp is there, Instagram is there, so many things. It is available to you, but you have to ask yourself how many of you are using that platform. You can reach to the people in no time, but at the same time, using this type of media is dangerous also. Once you post it, it will go to millions in a second, fraction of a second. So if any damage is done, it is difficult to control the damage. So before posting, before using that particular media, you have to be more cautious. Think twice, thrice carefully, then post the message. Otherwise, you will unnecessarily get the bad name. The public relations allows for a continuous brand awareness. If you are not actively taking advantage of your many social media accounts, chances are that nobody knows that you exist. First of all, you have to make your presence felt by others. How you will make your presence felt by others? By using different tools in a different way. If everybody is using the same way, how you will get recognition? So we have to select the particular medium and use it, seeing the target audience. Who is our target audience? First, we have to identify the target audience. According to that, we have to design the product. Then we have to select the area. According to the requirement of the people of that particular area, we have to design. And most important thing is that how to select the media. How you are going to reach them. So our main purpose is there, the
whatsoever we want to communicate, we have to be very particular, we have to be very careful, and we have to very alert in using that particular area and reach it to them, our target audience. Public relations creates growth through partnership. Many businesses rely solely on paid advertisement to generate revenue. Generally, I will not subscribe to this idea. Nowadays, in any newspaper also, if you want any news, they prefer that it should be paid news. Now, print media is little outdated, but I'm sure, I'm of the opinion that print media will never die. People used to say the old methods of communication in rural areas, urban areas will die. No, it has got their own importance and it reaches to the masses. Say, for example, if you want to communicate anything in remote rural area, they don't have telephone, they don't have important things to like. Their entertainment is done through folk media only, and that is important. We have to select the audience, select the media, and select the message what we want to communicate with them. Public relations also show that you care about the audience. The main important thing in our life is we should know, our public should know that person who is going to communicate with us or interactive with us cares about us. Once you create that feeling that he is not a person who will use it and will get out. No. You must create an image of yourself first in his mind, then only you can create the image of our organization, of your organization. And I'm very sure that younger generation, they are going to use the latest digital age media in their day-to-day affair in public relations. And I'm sure which will help them to come to expectations and reach to the masses in. See, take the example of our Prime Minister. How he has built up the image of the organization, India, country. First, he has built up his own image, then he has built up the image of the country. How? By just using social media. Public relations is nothing but an event management. People laugh at that he's doing the event, he's managing the event, through that he's making popularity. How many people do that? How many countries had do that? How many our earlier prime minister have done that? It's not like that. It is how you convince, communicate, and interact and involve the public along with you, the countries along with you. Now see, earlier India's prime minister used to be in the last row. Now you see, people are following our latest new prime minister wherever he goes. So that perception of your image, it is up to you how you change it, how you use that image to reach to the masses and communicate. There are a lot of channels are available. Only thing, you have to use it carefully and very systematically you have to use the products. I will just, how much time I have it is there, sir? Sir, you can take 2-3 more minutes. Okay, I will just few recommendation I would like to give. Training and retraining of PR practitioners on use and effect of misuse of social media should be encouraged. They should be trained. The universities, colleges, organizations, they should train their PR personnel, not only PR personnel, anyone. See, what are the use and misuse of the effects of the social media? The government should organize campaigns like sensitize the general population and consumer of information about the woes of fake news and the counterproductive effect on society. Now you must be seeing, you are getting lot of mails, lot of messages that you have got this lottery. Where the digital age media is very useful, at the same time, it is very dangerous also, which cheated the people like anything. If you are trapped, your complete money will be washed away. So by using this type of media, you have to be particular about it. I was in the bank, I know. Even myself used to get lot of messages from on my mobile that you got this lottery, you have got this lottery, you will get this award, this prize, you have been selected, you share your details. Don't share your details. This is dangerous. Media is good, but it is being misused. So we have to be more careful. The
government should organize, as I told you, and sensitize the public about the pros and cons of this news or any communication. Rigorous authentication of information by source verification. First, you verify the source, whether it is genuine source or not. Now, everywhere it is possible. We can verify the source, and we are so particular, we are so knowledgeable or perfect that we can identify whether this source is good or bad, or fake. This news message is fake. Fact finding and checking should be done by PROs before releasing information to the public. So in short, I would like to say that digital media has changed the concept of public relations, which is used since ages, and it will be used, and the technology evolvement and the technology explosion will be continuing. New technology, new tools will be coming in the way, but you must use it to your benefit, to the benefit of your customer, to the benefit of your organization, and to the benefit of the country. Don't get trapped by these fake media messages and all these things. Thank you very much for giving an opportunity. I'm sure you will have liked this thing and I have just shared my opinion and views on this public relations on digital aid. Thank you very much. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आपने बहुत विस्तार से जनसंपर्क की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पर अपनी इस चर्चा को केंद्रित रखा। और ये सही है कि इस बदलती हुई तकनीक से हम बच नहीं सकते, लेकिन इस तकनीक का हम उपयोग किस तरह से अपने कंपनी और सामाजिक राष्ट्रीय हितों के अनुरूप करें, ये हम जनसंपर्क कर्मियों के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस सोशल मीडिया ने तो किसी तरह का इस पर संपादकीय नियंत्रण नहीं है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं यहाँ एक तरह से उस मैसेज का या मटेरियल का क्रिएटर है। तो उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम इसका उपयोग, क्योंकि ये भी सही है कि संदेशों की अधिकता में कहीं हम खो जाते हैं, इन सारी चुनौतियों के बीच हम किस तरह से अपनी एक सार्थक भूमिका को तलाश सकते हैं। बहुत बहुत आभार। और कुछ मित्रों ने बीच में हैंड रेस किए हैं, लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि जब हमारे सभी वक्ता अपनी बात समाप्त कर लेंगे, उसके बाद ये सत्र आपके प्रश्न या टिप्पणियों के लिए खुला रहेगा। मैं एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ भाई अजय अग्रवाल जी का कि उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। और अब आमंत्रित I will like to just share, but I will take 1 minute. This book I have written, Public Relations, a Tool for Success. Last year I have written this book. Already more than 4,000 books have been sold, and it is available on Amazon. I feel if a person reads this book and just follow 10% or 20% of this, he need not to run after success. Success will follow. The 47 years experience, practical experience is there in this book. Public Relations, a Tool for Success. Thank you very much. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आपके व्यावहारिक अनुभवों पर केंद्रित इस प्रकाशन को जैसा आपने बताया, इतना अधिक स्वागत हुआ है इसका, हमारी तरफ से भी बधाई। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई समीर कपूर जी को, डॉक्टर समीर कपूर। संयोग से हमारी पूर्व की एक सेमिनार में भी आपके विचारों से हम लाभान्वित हो चुके हैं। तो कोविड का समय था और भारतीय जनसंचार संस्थान की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर जयश्री जेठवानी जी के माध्यम से हम आप तक पहुंचे थे, और ये खुशी की बात है कि एक बार फिर आप हमारे बीच में हैं अपने उन अनुभवों का हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये भी एक अद्भुत संयोग है कि आज के हमारे तीनों जो विशेषज्ञ हैं उनका जनसंपर्क में तो अनुभव है ही है, साथ ही लेखन से भी वो जुड़े हुए हैं, पुस्तक लेखन से। तो उनकी ये पुस्तकें जनसंपर्क कर्मियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और इस क्षेत्र में जो जिज्ञासु हैं उनके लिए बड़ी उपयोगी है। इसी क्रम में डॉक्टर समीर कपूर ने भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, व्हेन इंडिया वोट्स, जो पॉलिटिकल मार्केटिंग और कंपेनिंग के क्षेत्र में 2019 में अमेज़न पर बेस्ट सेलर के रूप में भी एक तरह से चर्चित हुई थी। तो और इसके अलावा भी आप जो हमारे देश के प्रमुख पत्र हैं, हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक टाइम्स है और मैनेजमेंट के जो प्रमुख जर्नल्स हैं उनमें भी आप नियमित रूप से छपते रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस समय जॉब की दृष्टि से आप देश की एक प्रतिष्ठित कंपनी है एड फैक्टर्स। तो एड फैक्टर्स का जो पब्लिक रिलेशंस विंग है उसके आप डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं
लेकिन साथ ही एक ट्रेनर के रूप में भी आप ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और विभिन्न वर्गों के, विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको तो आप ट्रेन करते ही हैं, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके स्पोक्समैन को भी आप एक तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत व्यापक अनुभव आपका भी है, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टर्स रिलेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, बिजनेस कम्युनिकेशन आदि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं। और ये भी एक बहुत कहना चाहिए कि उत्साहजनक बात है, हम सभी के लिए प्रेरणा की बात हो सकती है कि मूलतः आप इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग से आपने फिर शिफ्ट किया मैनेजमेंट की तरफ, एमबीए किया और दो विषयों में पीएचडी की, एमबीए और आईआर, उसमें आपने पीएचडी की और देश के अनेक प्रमुख संस्थानों में, आईआईएमसी है या जो और अपने इस तरह के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी आपका बहुत लंबा जुड़ाव रहा है। एक व्यापक अनुभव, लगभग 2.5 दशक का आपका पब्लिक रिलेशंस के फील्ड में। तो मैं आमंत्रित करता हूं भाई डॉक्टर समीर कपूर को कि वे इस अवसर पर हमें संबोधित करते हुए कुछ अपने अनुभवों से और इस बदलते हुए परिवेश में जनसंपर्क की जो संभावनाएं हैं, भूमिका है, उस पर कुछ हमें मार्गदर्शन दें। डॉक्टर समीर कपूर। Thank you, sir. Thank you so much for the kind introduction, and thank you, Dr. Saab, Dr. Agarwal. I think it was a very interesting insights that you have shared. मेरा सर सिर्फ जो बाकी मेरे जो दो लोग मेरे साथ बोलेंगे, मेरा उतना बड़ा एक्सपीरियंस तो है नहीं, मैं रिलेटिवली बहुत कम एक्सपीरियंस हूँ उनसे, बट मेरे को जो भी अभी समझ आया इतने सालों से, क्योंकि सर जो बोल रहे थे वो आई ऑल्सो रेजोनेट विद दैट, क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया, संबोधन किया सबको, जिसमें आपने बताया कि पब्लिक रिलेशन कैसे इवॉल्व हुआ है, तो मैं उस जमाने से पीआर कर रहा हूँ जब टेलीफोन्स भी नहीं होते थे, मतलब मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे, और आप सिर्फ लैंडलाइन के फोन के जरिए या फैक्स के जरिए जर्नलिस्ट तक पहुंच पाते थे। और उसके बाद अगर आपकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आप सिर्फ होप कर सकते थे कि जर्नलिस्ट जो है वो पहुंच जाए। और अगर क्लाइंट, क्योंकि मैं एजेंसी साइड में रहा हूँ थ्रू आउट बहुत सारे साल, तो क्लाइंट जो है जो अब आपसे पूछता था कि जी जर्नलिस्ट कहाँ पे है, तो आप सिर्फ यही बोल सकते थे सर वो निकल गए हैं, बस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पहुंचते नहीं थे, फिर उसके बाद हमें प्रेस रिलीज लेके हर पब्लिकेशन हाउस जाना पड़ता था, वहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि सर इसको छोटा सा प्रिंट में, क्योंकि होता था कि इसको प्लीज छोटा सा प्रिंट में दे दें, थोड़ा सा तवज्जो दे दें। तो उस एरा से लेते हुए अब जब जर्नलिज्म एक अजीब से दौर से गुजर रहा है, जब सारे सिटीजन जितने भी हम यहाँ पे हैं, सबके सब, सर ने भी बताया, हम सारे क्रिएटर हो चुके हैं। आप देखें जितना इंस्टा पे डेटा हम यूज कर रहे हैं इंडिया, उतना मेरे ख्याल से कोई और डेटा इतना इंस्टा पे नहीं यूज करता होगा। मैं डेटा एनालिटिक्स का मैंने एक कोर्स किया था पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को डेटा काफी पसंद है। तो एक उसमें एक बड़ा ही स्टार्कलिंग फैक्ट आया है कि मानवता ने, ह्यूमन मैनकाइंड ने जितना डेटा बनाया है पिछले 7,000 सालों में या 10,000 सालों में, 95% डेटा पिछले 2 सालों में बढ़ा है सर। यानी अगर आप 10,000 साल का मानवता का डेटा देखें तो सारा डेटा एक्चुअली में पिछले 2 साल में बना। और आप अपने घर पे देखेंगे, आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब हैं, जिस हिसाब से डेटा वो कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा इज नाउ बिकमिंग द न्यू ऑयल। रिलायंस ने एक टाइम पे कहा था कि जी डेटा बिकम्स द न्यू ऑयल, एंड उन्होंने जियो लॉन्च किया इसी चक्कर में। और जियो की वजह से जो डेटा है उसकी आज खपत इतनी ज्यादा हो गई है इंडिया में खासतौर से, कि हम 2 मिनट सोचते भी नहीं है डेटा कंज्यूम करने से पहले, क्योंकि प्राइस पॉइंट फॉर डेटा हैज बिकम सो लो। बट मैं आपको सिर्फ 7 या 6 साल पहले लेके जाना चाहता हूं, जहां पे डेटा इतना महंगा था कि हम वाईफाई आने की उम्मीद रखते थे कि जैसे ही वाईफाई होगा तभी हम कोई फाइल या कोई फोन या कोई चीज कॉपी करेंगे। आज डॉक्टर अग्रवाल हमसे दुबई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो रोमिंग डेटा लेके जा रहे हैं या वो वाईफाई पे बैठे हुए हैं। एंड आई एम श्योर 10 साल पहले वो सोच भी नहीं सकते थे कि यार मैं एक वीडियो कॉल करूंगा इतने महंगे पे। मैं आपको अपना एक इंस्टेंस देता हूँ। मैं इन्वेस्टर रिलेशन के ऊपर एक यूनिवर्सिटी है सिंगापुर में, वहां पे लेक्चर देने गया, और तब ब्लैकबेरी होता था। मैं 2008 की बात बता रहा हूँ, तो ब्लैकबेरी मैसेंजर तब नया नया आया था। पूरी
दुनिया उसको यूज करती थी, जैसे इस टाइम पे व्हाट्सएप यूज करते हैं, और तब रोमिंग डेटा वगैरह था नहीं। तो मैं जब लेक्चर देके बाहर उतरा तो मेरे को मेरे जो साथ वाले एक जो ऑडियंस है उन्होंने कहा कि सर आपकी कंपनी आपको बहुत ज्यादा पैसे देती है क्या? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। कह रहे सर आपने डेटा रखा हुआ है, आपका ब्लैकबेरी मैसेंजर बजे जा रहा है, आपको पता है कितना डेटा लगता है सिंगापुर में, कितना पैसा लगता है सिंगापुर में इस डेटा का? अब मानेंगे उस एक दिन के लेक्चर का मेरा 27,000 रुपया बिल आया था। और मेरे पिताजी ने जो मेरी क्लास लगाई वो अलग है, खैर वो दैट इज सेपरेट। बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, एंड सर ने भी ये बात बोली है कि जो हम करंट जिस एरा में चले गए हैं, डिजिटल एरा में, वहां पे यूजर जो है या जो कंज्यूमर है वो डिफाइन करेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं और आप क्या सुनना चाहते हैं। आप जो हम जनरेशन्स की बात कर रहे हैं, सर ने सेगमेंटिंग बोला कि हर जनरेशन को सेगमेंट करना जरूरी है। तो अगर मेरे को डॉक्टर अग्रवाल के पास जाना है या सुरेश जी के पास जाना है तो अभी भी मेरे को प्रिंट मीडिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रिंट मीडिया को बहुत तवज्जो देते। बट अगर मेरे को काफी यंग मेरे जो दोस्त इस ग्रुप में बैठे हैं, अगर उनके पास पहुंचना है तो आपने हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर कभी खोला ही ना, या आपने राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर कभी खोला ही ना हो बहुत सालों से। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अवेयर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि चंद्रयान 3 गया है, या अभी हम आदित्य L1 की बात कर चुके हैं। आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी दैट यू आर नॉट अवेयर। आई एम जस्ट सेइंग यू आर नॉट रीडिंग वन पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर दैट यूज्ड टू बी रेड, वन पार्ट ऑफ मीडिया। एंड सर ने बताया कि जो मीडिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गया है। तो सबसे ज्यादा जो चेंज ये इस दौर में आया है वो एक्चुअली में 1999 में एक कंपनी आई थी जिसने 25 सालों तक रूल किया है मार्केट प्लेस। कंपनी का नाम है गूगल। दो लोगों ने जो पीएचडी कर रहे थे उस जमाने में ऑन सर्च इंजन पेज रैंकिंग, कॉल्ड रैंकिंग ऑफ पेज कॉल्ड सर्प, SERP करके एक है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। उस जमाने की सबसे बड़ी रिसर्च थी जिसमें यह था कि वेबसाइट के पेजों को रैंक कैसे किया जाए। और उसके बाद गूगल ने एक और नई चीज करनी शुरू करी जिसमें उसने आपको डेटा बेचना शुरू किया, और आपको जो आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, सर्च को फ्री करते हैं। और देखते देखते गूगल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, टेक्नोलॉजी की एक सबसे बड़ी कंपनी के फॉर्म में उभरी। और आज के दौर में अगर एक पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क का अधिकारी या जनसंपर्क का स्टूडेंट गूगल एनालिटिक्स नहीं जानता तो वो अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा खो रहा है PR का। कि अगर आपको PR में गूगल एनालिटिक्स नहीं पता कि काम कैसे करता है, तो आप अपनी प्रेस रिलीजेस को, आप अपने ब्लॉग्स को, आप अपने पॉडकास्ट को, आप अपने इंस्टाग्राम को उसके साथ सिंक नहीं करवा पाएंगे। आप अगर इंस्टा पे हैं तो आप देखिए इंस्टा पे आप एक ही तरीके के वीडियोस देखते हैं, और वो जो वीडियोस हैं वो ट्रेंडिंग वीडियोस होते हैं जो आपको गूगल पे या यूट्यूब पे या इंस्टा पे पता चलते हैं, अच्छा ये चीज ट्रेंड कर रही है, जिसकी वजह से आप फिर उस चीज के ऊपर लिखते हैं। तो आज की दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गूगल के बहुत अच्छे मित्र बन जाए, क्योंकि अगर आप गूगल के मित्र नहीं बनेंगे तो गूगल क्या करेगा, गूगल आपको इतना पीछे ले जाएगा अपने पेजेस में कि लोग आपको देखेंगे। पब्लिक रिलेशन का एक पार्ट ये भी है कि आपको एम्पलीफाई कैसे करना, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचना। और इस दौर में, डिजिटल एज में, इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज उभर कर आई। यानी जर्नलिस्ट जो हैं वो अभी उतने ज्यादा केडेंस नहीं रखते हैं जितने इन्फ्लुएंसर आजकल केडेंस रख रहे हैं। कई इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनके फॉलोअर्स जर्नलिस्ट से ज्यादा हैं, और कई इन्फ्लुएंसर, आप एक बहुत पुराने और बड़े अजीज जर्नलिस्ट दोस्त हैं हमारे, रविश कुमार, वो NDTV में बहुत सालों तक थे। उन्होंने NDTV छोड़ा, उसके कारण हम बाद में जाएंगे कि क्यों छोड़ा है। उन्होंने NDTV छोड़ा और अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। उनके यूट्यूब चैनल में, पर्सनल चैनल में 3 मिलियन लोग पिछले 48 घंटे के अंदर जुड़ गए, और आज उनके 7.5 मिलियन फॉलोअर हैं खाली यूट्यूब चैनल।
एनडीटीवी के कम फॉलोअर हैं यूट्यूब पे उस बनस्पत रवीश जी। सो पॉइंट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि न्यू एज में या डिजिटल एज में एरा ऐसा हो गया है कि वन वे कम्युनिकेशन, जैसे हम कहते हैं कि अपने दिल की बात करना, वो खत्म हो गया। जो एडवर्टाइजिंग में होता था कि मैंने एक बात बोल दी, बस मैं सलमान खान हूं, जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। लेकिन अब के दौर में आपको सामने वाले का सुनना पड़े, और अगर आप सामने वाले का नहीं सुन रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली, क्योंकि वो आपके बारे में नेगेटिव बोलना शुरू करेंगे। और वो शुरू कहाँ होता है? वो ट्विटर से शुरू होता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू होता है, वो वेबसाइट्स पे जाके आपके बारे में कंप्लेंट की जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये डिजिटल एरा में बड़ी जरूरी है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप अपने आसपास से महसूस करते होंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं एक गाड़ी खरीदने गया, तो मेरे पिताजी जब जिंदा थे तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा, जो आपकी गाड़ी साफ सूफ करते हैं, जो आपको देते हैं, उनको एक टिप दे दिया करो, बहुत अच्छा रहता है। तो मैं उनको टिप दे रहा हूँ। पहली बार हुआ है इतने सालों में, मैंने बहुत सारी गाड़ियां खरीदी हैं, कि किसी ने मेरे को गांधी जी का नोट लेने से मना कर दिया। उसने कहा सर आप ये मत दो, आप मेरे को गूगल पे जाके स्टार रेटिंग दे दो कि यू आर वेरी हैप्पी विद मी। नहीं यार, ये क्या बात हुई? मतलब आप सोचें, आप गांधी जी के नोट को बना कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरे को गूगल पे स्टार रेटिंग दे दीजिए। सिमिलरली आपके घर में जो जैसे अगर आप स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, आप उबर ओला से जाते हैं, तो जितने भी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके, जो स्विगी में आपको खाना देने आए हैं, जोमेटो पे या उबर ओला पे जो आपको हेल्प कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जो कैब ड्राइवर्स हैं, वो आपको बोलेंगे सर आप मेरे को स्टार रेटिंग दीजिए। क्यों? क्योंकि उस स्टार रेटिंग से उनका डिजिटल वैल्यू बढ़ता है, उस स्टार रेटिंग से उनका जो केडेंस है वो बढ़ता है, उनको ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा बिजनेस आता है। अर्बन कंपनी करके एक कंपनी है जो गिग इकोनॉमी का मतलब है अब आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप अपने हुनर के खुद पैसे कमा रहे हैं। तो गिग इकोनॉमी में आपको जितनी बेटर रेटिंग मिलेगी, उतना बेटर आप चीज करते चले जाएंगे। तो डिजिटल में, पब्लिक रिलेशन में सारी चीजें बहुत जरूरी है। आप अभी देखें, परसों की बात है, परसों एक मूवी, कल एक मूवी रिलीज हुई है शाहरुख खान की। उसका वर्ड ऑफ माउथ इतना जबरदस्त है कि सुबह 6 बजे लोग बैठे हुए हैं मूवी देखने के लिए। सुबह 6 बजे शाहरुख खान की जवान पिक्चर है, और बॉक्स ऑफिस में उस पिक्चर ने 129 करोड़ का बॉक्स ऑफिस टर्नओवर किया। नाउ इफ यू रिकॉल, आप अगर पुराने टाइम पे जाएंगे, बॉक्स ऑफिस का मापदंड था कि अगर आपकी पिक्चर 100 करोड़ कर जाए तो वो बहुत बड़ी बात है कि जी लाइफ टाइम वैल्यू में कंपनी ने पिक्चर ने 100 करोड़ कर लिया। यहां अब ऐसा दौर आ गया है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, डिजिटल का, कम्युनिटी मैनेजमेंट का, कि 100 करोड़, चाहे वो जेलर पिक्चर हो रजनीकांत की, या वो जवान पिक्चर हो शाहरुख साहब की, ये 100 करोड़ पहले दिन में कर रहे हैं। और इसके लिए डिजिटल काफी हद तक जिम्मेवार है उनकी सक्सेस के लिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग कम्युनिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं। कम्युनिटी मैनेजमेंट सर ने बताया, पहले क्या होता था, पहले आप पंचायतों में जाते थे, पंचों से बात करते थे, पंच फिर बाद में जाके आगे बात करते थे। इसे सिंपल में एक सिंपल सी बात इसे बोलते हैं, इसे हम हाइपर नीडल थ्योरी कहते हैं। हाइपर नीडल थ्योरी क्या होती है पीआर में, कि जी मैं डॉक्टर अग्रवाल से, मैं कम्युनिकेशन टुडे के जो हेड हैं उनसे, इनसे मैं 4 लोगों से बात करूंगा, ये फिर अपने बाकी लोगों को बताएंगे कि जी समीर ने क्या बोला या कंपनी ने क्या बोला। मैं आपको बताता हूं 2013 में डिजिटल हमने कैसे यूज किया। करंट मीडिया, जिसे कई लोग गोदी मीडिया भी बोलते हैं, वो मीडिया, आप मानेंगे नहीं, वो मीडिया बीजेपी के अगेंस्ट था, खासतौर से मोदी जी के अगेंस्ट था। वो मोदी जी की कोई भी उपलब्धि नहीं बताता था, उनको हमेशा नेगेटिव, जो पोस्ट गोधरा इंस्टेंस हुआ था उसी के बारे से बात शुरू होती थी। तो जब हम पीआर की स्ट्रैटेजी, सर ने, डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि पीआर स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, तो जब हम पीआर की स्ट्रैटेजी बना रहे थे तो हमें एक चीज समझ में आई कि मार्केट को, यानी कस्टमर को सेगमेंट करना बहुत जरूरी। तो हमने ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सब में अलग अलग तरीकों से बीजेपी और मिस्टर मोदी के जो कैंपेन्स हैं उनके बारे में बात करनी शुरू कर।
और उनके जितने भी भाषण थे जो वो ऑन ग्राउंड दे रहे थे, हमने उन भाषणों को वेबसाइट पे लाना शुरू किया। ग्रास रूट पे हमने चाय पे चर्चा करके एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें ग्रास रूट पे बीजेपी वर्कर जाके हर तालुका में अपने वोटर्स से मिले और उनसे जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो पूछे। उसके अलावा हमने एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जहां मोदी जी के जो कैरिकेचर हैं, जो जिसे हम डिजिटल अवतार कहते हैं, वो छोटे छोटे शहरों में ऐसे उठे तो लोगों को लगा मोदी जी स्वयं आ गए यहाँ पे। और वो एक साथ 318 जगह पे हुआ। वो एक ही जगह पे बैठे हुए थे। आप सोचिए एक कमांड सेंटर है, जैसे यहाँ पे बैठे, बाकी जगह पे आपको फिजिकली ऐसे वो दिख रहे हैं डिजिटल अवतार के फॉर्म में। ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू, एआर के थ्रू वो लोग वैसा सामने ऊपर उठ रहे और उनको लगा अरे मोदी जी तो जी सब जगह पे हो सकते हैं, एक साथ 300 जगह पे वो बात कर सकते हैं। तो जो कनेक्ट जो था वो बहुत जबरदस्त हुआ। और डॉक्टर अग्रवाल ने एक बात बोली, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि मूलतः पब्लिक रिलेशन जो है वो स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाना मेन इंपॉर्टेंट बात है। आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। मेरी जो कंपनी है एडफैक्टर्स पीआर, ये कैपिटल मार्केट्स आईपीओ वगैरह में काफी जानी जाती है। हमारा 90% मार्केट का शेयर है कैपिटल मार्केट्स कम्युनिकेशन में। बहुत सारे आईपीओ हमने किए हैं। जितने भी आप आईपीओ देख रहे हैं उसका 90% एडफैक्टर्स ही करता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। एक कंपनी है जो 2014 में आई, आज से 10 साल पहले। उसने बोला कि जी मैं एक ऐसे ऐप बना रही हूं जो सारी गाड़ियों को एक साथ लेकर आएगा और जो शहरों का ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, लोग जो टैक्सी नहीं ले पाते हम उसको एग्रीगेट करेंगे। और उनके हिसाब से ये कंपनी जो है वो $6 बिलियन, यानी अगर मैं 80 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूं तो करीबन 48,000 करोड़ का कंपनी की वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन बनती है। अब जब कहानी में हल्का सा चेंज ये किया कि ये जो कंपनी है ये सिर्फ टैक्सी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही, ये लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही, तो सडनली वो $6 बिलियन की कंपनी $53 बिलियन की हो। यानी आपने कहानी में हल्का सा ट्विस्ट दिया तो आपका $6 बिलियन $53 बिलियन हो गया। आप डॉक्टर अग्रवाल ने ये बात बोली, सर ने बोली कि पीआर जो है वो हर कोई करता है। मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूं, मंत्री से लेके संतरी तक सब पीआर कर रहे हैं। सब अपने, आप G20 देखें इस टाइम पे सारे न्यूज़पेपर, सारे चैनल्स सिर्फ G20 के बारे में बात कर रहे हैं। और भारत के फर्स्ट टाइम भारत में हो रहा है ये G20, तो ऑफ कोर्स उसकी जो महत्ता है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं इसमें से सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि करंट जो पॉलिटी है, खासतौर से मोदी जी की जो गवर्नेंस है और जो नेतृत्व है, उसके अंदर पीआर होता कैसे है। हम सब 15 अगस्त देखते हैं। हमने देखा कि 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। हमने ये भी देखा कि 15 अगस्त को हम प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक्स में से कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप जो यूटिलिटी थी 15 अगस्त के भाषण की या उसका जो वैल्यू थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही। सिर्फ चंद ही लोग सुन रहे थे, नए लोग नहीं सुन रहे थे। तो मोदी जी और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने पिछले साल जब 75वां साल था हमारा इंडिपेंडेंस का, तो उन्होंने कहा, और इसे डिजिटल भाषा में यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जी हर घर तिरंगा होना चाहिए। यानी आप तिरंगा लीजिए, अपने घर के बाहर लगाइए और फिर आप अपनी सेल्फी फोटो खींचे और उस तिरंगे पे अपना मान दिखाते हुए कि हाँ जी मेरे को अपना 75वां आजादी का महोत्सव बनाने का बहुत आनंद आ रहा है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ एज अ भारतीय कि मेरे को ये तिरंगा लहराते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और जैसे ही मैंने वो फोटो डाली, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, INB मिनिस्ट्री आपको एक सर्टिफिकेट देगा दैट यस यू हैव सेलिब्रेटेड द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप अगर पिछले साल अगस्त में चले जाएं तो आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके जितने भी फेसबुक टाइमलाइंस हैं, इंस्टा टाइमलाइन, आपके जितने दोस्त संगी साथी हैं, सबके सब आपको टाइमलाइन देख रहे होंगे, सब झंडे के साथ ऐसे खड़े हैं बड़े प्राउडली। और पहली बार हुआ है कि ये जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है ये बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। एक आप कारण देखेंगे, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति क्यों वापस आ रहा है, क्योंकि अब आप उसको साथ साथ घर पे बैठ के खेल सकते हैं अपने ऐप के ऊपर, अपने फोन के ऊपर। अब ये नहीं कि सामने वाला करोड़पति बन रहा है और मैं यहाँ पे ऐसे हाथ मल के रह रहा हूँ, अरे यार ये तो मैं भी कर सकता। आप खुद उसको ऐप से ढूंढ सकते हैं, ऐप के साथ खेल सकते हैं। तो
जो करंट वेब है, वो वेब जो है, जो करंट वेब, जिस हम वेब की बात कर रहे हैं, ये पार्टिसिपेशन की तरफ जा रहा है। आप शाम के 6 बजे अगर ट्विटर पे जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि 9 बजे अर्नब गोस्वामी क्या बोलने वाला है। आपको 6 से 9 के बीच में अगर आप ट्विटर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आज उसका रुझान किसकी साइड पे। डॉक्टर अग्रवाल ने ये बात बोली कि अब मोदी जी को या एलॉन मस्क को या भावेश अग्रवाल को इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं है बात करने की। वो अपने ट्विटर पे बोलते हैं कुछ और उसी से वो न्यूज बन जाती है, उसी से वो लार्जर देन लाइफ बन जाता है। आनंद महिंद्रा हैं जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन हैं, वो ट्विटर और लिंक्डइन पे इतने पॉपुलर हैं कि वो मीडिया से बात ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ ट्विटर पे बोलते हैं और मीडिया ऑलरेडी, सारा मीडिया उनको ऑलरेडी फिर टैग करना शुरू कर देता है, वो कुछ भी अगर बोलते हैं। तो यानी ये जो नया एज मीडिया है, ये आपको मीडियम, मतलब जो बीच में मध्यस्थता की जरूरत थी, उससे आपको फ्री करता है। आप डायरेक्टली जा सकते हैं। बड़े सारे इंस्टा इन्फ्लुएंसर हैं, उनके फॉलोअर्स जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनसे ज्यादा है। अगर आप देखें, बॉलीवुड का बड़ा पॉपुलर शो है कॉफी विद करण। कॉफी विद करण में जो आखिरी एपिसोड था उसमें उन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर को बुलाया। जो सीजन 7 का एपिसोड था उसमें उन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, जिसमें प्राइमरली बात ये हुई है कि जी इन्फ्लुएंसर क्या सोचते हैं कि कौन सा इंटरव्यू बेटर गया, राइट। कान फिल्म फेस्टिवल जो एडवर्टाइजिंग और फिल्म मेकिंग की दुनिया का ऑस्कर माना जाता है कि यहाँ इससे बेटर कोई चीज नहीं होती। जितने इन्फ्लुएंसर है, कुशा कपिला से लेके सब वहां पे पहुंचे हुए थे उस फेस्टिवल। इट शोज द राइज ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड इन्फ्लुएंसर क्रिएटर इकोनॉमी। और एक जो मैगजीन है वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर, वो मैगजीन है टाइम, TIME करके, अगर आप देखते होंगे, टाइम मैगजीन है। तो कुछ साल पहले टाइम मैगजीन ने ये बोला था कि ये जो एज है, ये आपकी एज है, आपकी यानी मेरे और आपके जैसे यूजर की एज। वेलकम टू, सो द पर्सन ऑफ द ईयर एक टाइम मैगजीन में हर साल आता है कि कौन पर्सन ऑफ ईयर है। जितने भी राजनेता हैं, जितने भी विश्व नेता हैं, वो सब उसमें फ्रंट पेज पे आना चाहते हैं। और उसके लिए वहां पे टाइम मैगजीन ने अगर कंप्यूटर के अंदर आपकी फोटो लगा के डाली है कि जी इट इज यू दैट इज द पर्सन ऑफ द ईयर, इट शोज दिस इज द राइज ऑफ इंटरनेट एंड राइज ऑफ द ईयर, बिकॉज यूजर आर इन कंट्रोल। और अगर रूपर्ट मर्डॉक की हम बात करें, जो मीडिया की दुनिया के बेताज बादशाह माना जाते हैं ग्लोबली, उन्होंने बोला है कि अगर ये जो इंटरनेट चेंज आया है, इसका हम कंपैरिजन करें तो हमें 500 साल पहले जाना पड़ेगा, जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुई थी, जिसने कम्युनिकेशन की दुनिया को, संचार की दुनिया को एकदम बदल के रख दिया था। मैं इंजीनियरिंग पढ़कर आया हूँ, मेरे को पता है जो बुक्स होती हैं वो कितनी महंगी होती है। ये फोटोकॉपी अगर नहीं होता तो मेरे तो दिवालिया निकल चुका होता है इंजीनियरिंग करते करते। ये तो हम 2-2 हजार की किताबें 20-20 रुपए में फोटोकॉपी करवा के पढ़े हैं। और उसी की वजह से आप, आई एम श्योर, सारे अपने यूनिवर्सिटी में जब आप गए होंगे तो फोटोकॉपी में 50-50 पैसे के फोटोकॉपी होते थे। तो उस रेवोल्यूशन के बाद अब ये रेवोल्यूशन आया है कि आप व्हाट्सएप पे कोई भी किताब जो है उसका PDF खोल के पढ़ सकते हैं। कोई भी किताब आपको, सर ने अभी अपनी किताब दिखाई है, आई एम श्योर उसका PDF अमेजोन पे अवेलेबल होगा। एक खरीदेगा, 5000 लोगों को फॉरवर्ड करेगा। So point I'm trying to make is that the implication for PR remains the same, which is what you say is advertising, what others say is still public relation. And that's what you need on the online space as well. What's happening is people want you to recommend you. The more people will recommend you, the better will be the chance of your PR. आप कहीं पे भी देखें, कोई ऐप देख लें, कहीं जियो सिनेमा आप ले लें, वो आपसे पूछेंगे आर यू लाइकिंग अस, हाउ लाइकली आर यू टू रेट अस। फिर वो आपके नीचे सितारे डाल देंगे, 1 सितारा, 2, 4, 5, 10, जहां तक जा सकते हो। ना क्यों कर रहे हैं वो? कुछ तो रीजन होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ करेंगे। इसे हम मार्केटिंग की दुनिया में NPS, नेट प्रमोटर स्कोर कहते हैं। यानी कितने लोग आपके फॉर हैं और कितने लोग आपके अगेंस्ट हैं। तो जब आप नेट ऑफ करेंगे तो आपका नेट प्रमोटर स्कोर आएगा। आप मोदी जी का देख लें, कितने लोग चाहते हैं कि मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। इंडिया टुडे का एक सर्वे आया है जिसमें 73% लोग चाहते हैं कि मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बने 2024 में।
इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी बड़े पॉपुलर हैं, पूरा भारतवर्ष उनको प्यार करता है। यानी 27% अभी भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो ना बने, तो तभी तो उन्होंने किसी और को रेट किया है, बट वो बाकियों से ज्यादा हैं। और यही इंटरनेट का या जो न्यू एज है ये उसका एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं 2 मिनट और लूंगा, एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि कैसे इंटरनेट कंपनियों को घुटने पे लेकर आ सकता है अगर कंपनियां उसका नहीं सुनेंगी तो एक यूएस में केस स्टडी है, आप इसको क्रिप्टोनाइट सागा करके सर्च कर सकते हैं। और अगर इंडिया में देखना है तो 2015 में मैगी क्राइसिस है, आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे अगर कंपनीज सुनती नहीं है कंज्यूमर का तो क्या होगा। तो क्रिप्टोनाइट सागा इस तरीके का है कि यूएस के वेस्टर्न यूएस में जहां पे लोग साइकिलों से जाना पसंद करते हैं अपने अपने ऑफिस, वहां पे एक ताला बिका जिसका नाम था क्रिप्टोनाइट, और उस ताले ने अपनी कीमत जो रखी वो रखी उसने $30, जबकि नॉर्मल ताले $10 के थे। तो ये समझ लीजिए इंडिया के हिसाब से वो गोदरेज का ताला था जो खुल नहीं सकता था। उस ताले ने अपने आप को इस तरह से प्रमोट किया, एडवर्टाइज किया, बड़े सारे पैसे खर्चे। एक ब्लॉगर थे भाई साहब, उन्होंने पेन से ताला खोल के दिखा दिया। ना सिर्फ उन्होंने पेन से ताला खोला, उन्होंने उसका वीडियो बना दिया कि जी ऐसे खुलता है ताला ये पेन से, और उस वीडियो को उन्होंने वीडियो लॉग में पोस्ट भी कर दिया, लो जी बाकी दुनिया भी देख ले कि कैसे ताला खोला जाता है ये बात। और 10 दिन में $30 बिलियन की कंपनी, $30 मिलियन की कंपनी 10 दिन में अपने घुटने पे आ गई और उन्होंने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल कर दिया। यानी कंपनी ने बोला हमारा दिवालिया निकल चुका है, इतने ज्यादा केस हुए। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा ऑफ कोर्स आपको एग्जाम्पल डॉक्टर अग्रवाल ने भी बताया कि छोटे शहर के एक छोटे न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि जी मैगी के अंदर MSG और लेड के मात्रा ज्यादा पाई जाती है। MSG मैं मैसेंजर ऑफ गॉड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोनोसोडियम ग्लूकोमेट की बात कर रहा हूं। एक केमिकल है जो डलता है उसके अंदर, वो जी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जो मैगी के PR है उन्होंने कहा यार छोटा सा शहर है, क्या फर्क पड़ता है, क्या ही हो जाएगा, छोटी सी तो कंपनी है, छोटा सा पब्लिकेशन है। वो वाइल्ड फायर की तरफ, जैसे जंगल की आग है वो वैसे फैली, और 10 स्टेट्स ने उसको बैन कर दिया मैगी। और पतंजलि जो मैगी आटा नूडल बनाती है, बाबा रामदेव की जो कंपनी है, उनका एकदम बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि उनको एंट्री नहीं मिल पा रही थी नूडल्स के अंदर, और सडनली मैगी के कोलैप्स की वजह से उनको एंट्री मिली। मैगी जिसका 90% मार्केट शेयर था वो गिर के 50 रह गए। क्यों? क्योंकि एक PR उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं की, एक PR। तो पब्लिक रिलेशन जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जनसंपर्क बहुत जरूरी, और हर एक का अलग अलग लेवल पे जनसंपर्क होना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ जाते हुए सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि हमें मीडिया से बाहर जाना है। मीडिया जरूरी है, लेकिन मीडिया से बाहर जाना है, अपनी कम्युनिटीज बनानी है। आप देखें जैसे मोदी जी का फैन क्लब है, रजनीकांत का फैन क्लब है, शाहरुख खान का फैन क्लब है, कंपनीज के फैन क्लब है, एप्पल का फैन क्लब है। एप्पल अगर एक फोन लॉन्च कर दे, लाख रुपए का फोन होता है कम से कम। आप देखें अमेरिका जैसे शहर में, वहां पे ब्लॉक्स के ब्लॉक्स लाइन लगी रहती, ऐसा लगता है जैसे लंगर बट रहा हो, लाख रुपए की चीज खरीदने जा रहे हैं वो। लेकिन अभी भी एप्पल का जो मार्केट वैल्यूएशन है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अच्छे PR से क्या फायदा होता है। एप्पल का मार्केट वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन है। इंडिया की जीडीपी $3 ट्रिलियन है। यानी एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छे PR की वजह से एक 5वें विश्व के सबसे पावरफुल और सबसे इकोनॉमिकली संपन्न देश के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि PR की वैल्यू क्या की जा सकती है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद भाई डॉक्टर समीर कपूर जी। आपने अपने जीवन के और आसपास के परिवेश में से बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए और इस विषय को बहुत सहजता से, विशेषकर हमारे साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बहुत सारे शिक्षक और विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि उनको बहुत सहजता के साथ इस विषय को आत्मसात कर पाए होंगे। ये छोटे छोटे उदाहरण कि किस तरह से तकनीक ने, जैसा भाई अजय जी ने कहा था कि हमें तकनीक से अपने आप को बच नहीं सकते, परिवर्तन तो करना ही होगा, लेकिन किस तरह से तकनीक ने जहां कंपनियों के लिए नया बाजार उपलब्ध कराया है, वहीं आम आदमी को कितना सशक्त किया है। मुझे लगता है ये जो ताकत आम आदमी की आ गई है, आज हम भी महसूस करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं
ढंग से हमें रेस्पॉन्स नहीं दिया गया, तुरंत हम ट्वीट करते हैं उस कंपनी को और देखते हैं कि उसका जवाब आता है। शुरू में तो ये छपता था कि रेलवे में सफाई नहीं है, किसी ने ट्वीट कर दिया या फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप कर दिया, तो मंत्रियों ने तुरंत इंस्ट्रक्शन दिए। तो ये शुरुआती दौर, अब ये आम आदमी के हाथ में जो ताकत आ गई है, मुझे लगता है कि आपने बहुत ही सहजता के साथ उन कंपनियों को उदाहरण देकर के बताया कि किस तरह हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रह सकते हैं। तो पूरा जो जनसंपर्क की तकनीक है उसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार जो आपने विस्तार से इन चीजों को समझाया। और अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुरेश गौड़, जो पीआर गुरु के नाम से देश दुनिया में चर्चित हैं, और उन्हीं के एक तरह से संवाद के माध्यम से और उनकी प्रेरणा प्रोत्साहन के माध्यम से आज इस विषय पर हम इस चर्चा को कर पाए और भाई समीर जी और अजय जी को हम इसमें जोड़ पाए। डॉक्टर सुरेश गौड़ ये नियमित रूप से लिखते रहते हैं और इनका जो ब्लॉग है वो हमारे सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है। अब तक आप 117 ब्लॉग्स पीआर के अलग अलग विषयों पर, अलग अलग संदर्भों पर लिख चुके हैं। तो साहब नियमित रूप से प्रति सप्ताह इस तरह के ब्लॉग लिखना अपने आप में एक चुनौती है। और दूसरा जो आप एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, पीआर की पाठशाला, पब्लिक रिलेशंस की पाठशाला, ये आपने एक फेसबुक लाइव सीरीज चला रखी है जिसमें पीआर, मीडिया एजुकेशन और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं इनको आप आमंत्रित करते रहे हैं। और 18 जुलाई 2020 से आपकी सीरीज चल रही है और अब तक 185 एक्सपर्ट आपकी उस सीरीज में आ चुके हैं। आपने एक पीआर का जो ग्रुप बना रखा है, जैसा अभी समीर कपूर जी कह रहे थे कि आपको अपनी कम्युनिटीज बनानी पड़ेंगी, उस दिशा में भी सुरेश जी सक्रिय हैं और 20,000 से ऊपर उनके उस समय उसके जो है मेंबर्स एक तरह से हो चुके हैं। तो पब्लिक रिलेशंस की एक तरह से जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मुझे सौभाग्य मिला, मेरा पहला परिचय ही शायद सुरेश जी से उस वर्ल्ड बुक फेयर में हुआ था, जब उन्होंने मुझे मौका दिया उन्हीं की एक पुस्तक को लोकार्पित करने का विश्व पुस्तक मेले में। तो लगभग 30 वर्षों से आप पब्लिक रिलेशंस प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े हुए हैं और करीब पिछले 15 सालों से मीडिया टीचिंग से जुड़े हुए हैं। MAT, YMCA, IMC आदि अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों में आप अध्यापन कार्य भी करते रहते हैं। और आपको डिलिट, जो हमारे एकेडमिक्स में सबसे बड़ी उपाधि है, तो आपको मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। लंदन से आपने सीनियर डिप्लोमा इन इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस मार्केटिंग में किया। इग्नू से आपने PG डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशंस किया। IIM बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मुंबई से भी आपने कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रम किए हैं। कुछ देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों की एकेडमिक ऑडिट से आप जुड़े हुए हैं, उनकी बोर्ड ऑफ स्टडीज में जुड़े हुए हैं और विशेषकर पब्लिक रिलेशंस के कोर्स को अपडेट करने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पीआर के अतिरिक्त आपकी और अभिरुचियां भी हैं और विशेषकर एक्टिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग में आपने लंबे समय तक काम किया है। बहुत सारी टेलीफिल्म्स के आपने आलेख लिखे हैं। लगभग 25 से अधिक स्टेज परफॉर्मेंस को, प्रोडक्शंस को आपने डायरेक्ट किया है और 100 से अधिक नाटकों में आपने अभिनय किया है। DD इंडिया उस पर भी आप एंकर रह चुके हैं। कहने का मतलब है एक बहुआयामी व्यक्तित्व आपका रहा है और ये भी हमारा सौभाग्य है कि कम्युनिकेशन टुडे की कई वेबिनार्स में आपकी सक्रिय उपस्थिति रही है और आपका मार्गदर्शन मुझे बहुत लंबे समय से मिलता रहा है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर सुरेश गौड़ पीआर गुरु से कि वे इस अवसर हमें संबोधित करें। भाई सुरेश गौड़ जी, सर अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट म्यूट कीजिए। हाँ म्यूट कीजिए। है, आवाज ठीक है सर? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरा परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और मैं आभारी हूँ अजय जी का और समीर जी का, जो इस कार्यक्रम में वो रहे और उनके विचारों को मैंने सुना। और डॉक्टर उषा साहनी और डॉक्टर पृथ्वी सेंगर जो कम्युनिकेशन टुडे के वेबिनार सीरीज से जुड़ी हुई है, मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि एक जीता जागता उदाहरण है पीआर का, पीआर इन डिजिटल एज का, कि आज कम्युनिकेशन टुडे का 93rd एपिसोड को हम देख रहे हैं और इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं हो सकता। जैसे आपने जिक्र किया FB लाइव सीरीज का, कि मैं जिसको चला रहा हूँ पिछले 3 सालों से, भगवान का आशीर्वाद है कि वो लगातार चल रही है। तो ये सब आज के जमाने की जरूरतें हैं। अगर हम कहें कि पीआर
क्योंकि मैं, जब समीर जी ने कहा कि एक जमाना होता था कि प्रेस रिलीज लेके हम जर्नलिस्ट के पास जाया करते थे और वो जर्नलिस्ट के भाई को छापते, मैं उस जमाने से गुजर चुका हूँ। तब मोबाइल फोन भी नहीं हुआ करते थे, मुझे याद है। और सबसे बड़ी बात है कि एड फैक्टर्स पीआर का हम क्लाइंट्स थे। ये सन 2000 में जिस बैंक का मैं पीआर हेड था, उसको हमने एड फैक्टर्स पीआर को हमने अपने साथ एसोसिएट किया था फाइनेंशियल पीआर के अंदर, मुझे अभी भी याद है उस बात का। तो ये मान के चलूंगा कि पीआर ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ा है। ट्रेडिशनल पीआर से आज जो ये हम डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़े हैं, वो ऐसे नहीं बढ़े, उसकी एक रीजन है, आप ये मान के चलिए। और मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो पीआर है, इसको समझना जरूरी है कि पीआर होता क्या है और पीआर करता क्या है। जैसे समीर जी ने कहा कि पीआर स्टोरी टेलिंग है, तो स्टोरी टेलिंग तो डेफिनेटली है, लेकिन स्टोरी टेलिंग के मायने क्या होते हैं, हमें ये समझना जरूरी है। कहानी हर इंसान कहता है, हमारे माँ बाप हमें बचपन से कहानियां सुनाते आ रहे हैं, हम बड़े कहानियां सुनते हुए हैं। तो कौन सी कहानी, कौन सी स्टोरी टेलिंग है जो पीआर में काम आती है, हमें ये भी जानना जरूरी है। तो ये जो दो वर्ड्स हैं, अल्फाबेट से पीआर, इसका क्या मतलब है? मैंने इसके बारे में कुछ अपने अंदाज में सोचा हुआ है कि मेरे हिसाब में पीआर को हम पब्लिक रिलेशंस भी कहते हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस भी कहते हैं, पर्सनल रिलेशंस भी कहते हैं, प्रेस रिलेशंस भी कहते हैं और परसेप्शन एंड रेपुटेशन कहते हैं। आज के वक्त में अगर पीआर को हम मानते हैं तो सिर्फ परसेप्शन एंड रेपुटेशन से जुड़ा हुआ ये पीआर का शब्द है, और बाकी प्रेस रिलेशन तो पीछे हो गए हैं, क्योंकि प्रेस आपके हाथ में आ गई है बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया। आज आप अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करके कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं खुद ब्लॉगर हूँ, आपने कहा कि 117 ब्लॉग लिख चुका हूँ, तो मैं वहां जो मुझे ठीक लगता है मैं लिखता हूँ। तो आज मैं खुद प्रेस हूँ, खुद अपने आप को मैं अपने उसको शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी नजर में मान के चलता हूँ कि पीआर का मतलब पब्लिक रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन, पर्सनल रिलेशन, प्रेस रिलेशन एंड परसेप्शन एंड रेपुटेशन। और पीआर जो है ये ब्रिज क्रिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन और उसकी पब्लिक्स के बीच में। इट वर्क्स एज अ ब्रिज and it also shapes and manages a positive brand image and reputation. It ensures transparent and ethical communication practices. सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंट और एथिकल जो पीआर हो, अगर पीआर में ये नहीं है तो वो पीआर नहीं है, वो प्रोपेगेंडा, वो पब्लिसिटी हो सकती है, वो पब्लिसिटी भी पीआर का एक फॉर्म है। तो हमें ये मान के चलना होगा कि पीआर में ट्रांसपेरेंट और एथिकल कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस होनी बहुत जरूरी है। Then PR provides timely, effective crisis management solutions. जैसे आपने जिक्र किया 2 केस का, वो क्रिप्टो उसका लॉ का जिक्र किया आपने मैगी का जिक्र किया कि अगर टाइमली क्राइसिस मैनेजमेंट किया जाए तो पीआर के अलावा आप कर नहीं सकते। रिसेंटली जब अडानी का प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने बताया था, ट्विटर पे लिखा अडानी को भी, और मोदी साहब को भी उसमें टैग किया कि अडानी को सामने आना चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है इस वक्त। और PR cultivates meaningful relationship with stakeholders and influencers, and PR amplifies messages through strategic media relations, press relations, media relations, same thing. PR enhances customers' trust and loyalty through open communication, because अगर ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, क्लोज डोर कम्युनिकेशन, तो पीआर हो ही नहीं सकता। पीआर में ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। पीआर enhances customers' trust and loyalty through open communication. PR supports organizational growth and expansion. PR increases public engagement and advocacy for causes like the communication today webinars. And PR can drive any business towards success by effectively communicating value propositions. These are what PR does. So I'm sharing some of the important data to ponder. Our country's population is over 138 crores as of now. Smartphone users in India are around 40 crores. Smartphone users means जिनके पास नेट आता है फोन में, वो around 40 crores users है इस वक्त. And 55% of India's population is using internet. 55% यानी कि कितने लोग हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। फेसबुक यूजर्स 2004 फरवरी में फेसबुक शुरू हुआ था और मैंने 2007 में फेसबुक ज्वाइन किया था, यानी कि आज से 16 साल पहले। तो फेसबुक यूजर्स इन इंडिया अराउंड 34.60 करोड़, अराउंड 35 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं। ट्विटर यूजर्स हैं करीब 1.70 करोड़। इंस्टाग्राम यूजर्स हैं अराउंड 10 करोड़। देखिए ट्विटर और इंस्टा में कितना फर्क है। जैसे समीर जी ने कहा था इंस्टा के बारे में। पिनिंटरेस्ट यूजर्स हैं करीब 7 करोड़
और लिंक्डइन यूजर्स हैं करीब 6 करोड़, यूट्यूब यूजर्स हैं करीब 27 करोड़ यूट्यूब यूजर्स इंडिया के अंदर। अब देखिए, और अभी रिसेंटली थ्रेड्स शुरू हुआ है फेसबुक का, अभी उसके यूजर्स ज्यादा नहीं हुए, अराउंड 80 lakhs आर द यूजर्स ऑफ दिस। सो पीआर इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड, and with the rapid advancement of technology and changes in the media from traditional to digital, PR in digital age looks very different from what it was around 2 decades ago when Web 2 was introduced globally. आप याद कीजिए कि 1995 में 15 अगस्त को इंटरनेट आया था, इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था इंटरनेट, लेकिन उससे पहले 89-90 में इंटरनेट वर्ल्ड में लॉन्च हो चुका था, जबकि ये वन वे टेक्नोलॉजी थी, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन था, तो उसे हम वेब 1 कहते हैं। तो जो वेब 2 आया, जो करंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब है, दैट इज इंटरनेट व्हिच ऑफर्स मोर ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट, जैसे आपने कहा समीर जी ने कि यूजर जनरेटेड कंटेंट and usability for end users compared to its earlier incarnation. Just to remind you that internet service was launched in Bharat on 15th August 1995, and Web 1 was the original information-oriented version of the World Wide Web, that is internet, which was created by Tim Berners-Lee in 89-90 and consisted of largely static web pages developed by a small number of authors for consumption by a large audience. Friends, Web 2 does not refer to any specific technical upgrades to the internet. It refers to a shift in how the internet is used. There is a higher level of information sharing and interconnectedness among participants in this new age internet, which allowed for the creation of applications such as Facebook, X, formerly Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Reddit, TikTok, Wikipedia, podcasts, etc. Friends, 2.0, Web 2.0 paved the way for Web 3.0. Now it is the time of Web 3.0, the next generation of the web that uses many of the same technologies to approach problems differently. Web 3 is the third generation of the internet, which means to be decentralized, open to everyone, participative, as Samir ji said, and built on top of blockchain technologies and developments in the semantic web, which describes the web as a network of meaningful linked data. And Web 3 is explained best through its features, namely ubiquity, decentralization, artificial intelligence, and semantic web interactivity that provides a common framework that allows data to be shared and reused across application, enterprise, and community. Friends, now I will discuss how PR is transforming in digital age. This reminds me of PESO model, introduced by my dear friend Ginny Dietrich in the year 2014 in her book, Spin Sucks. The PESO model is designed for PR in digital age, where P stands for pay, E stands for earn, S stands for share, and O stands for own. And thanks to this ESO model, excluding the P, if anyone search for PR Guru in Word or PR Guru in India on Google, your Truly's name comes on the top of the first page. And this is, the credit goes to ESO, earn, shared, and own. Friends, this is an ultimate example of PR in digital age. Friends, in digital age, Web 2 and Web 3, there would be greater use of artificial intelligence, which is transforming many industries, and PR is no exception. We can expect to see a greater use of AI in PR, particularly in areas such as data analysis, media monitoring, and sentiment analysis. With the help of artificial intelligence, we can analyze large amounts of data quickly and efficiently, allowing them to make better informed decisions and develop more effective PR strategies. Friends, in recent years, there has been a growing demand for authenticity and transparency in all areas of business, including PR. And this trend is likely to continue, with consumers and stakeholders expecting greater honesty and openness from organizations. Hence, we need to develop strategies that prioritize authenticity and transparency, such as creating engaging content that tells a compelling brand story, while also being honest about the challenges the organization faces. We have to be transparent. Friends, you might have heard of the term influencer marketing, as Samir ji also said about this, which has become a major part of many PR campaigns. And this
trend is to continue in years to come. With the rise of social media platforms and the increasing influence of social media personalities, influencers are becoming more important for brands looking to reach new audiences. Therefore, we would need to develop strategies that focus on building relationships with social media personalities and influence to leverage their influence to promote our brands. Friends, the rise of digital media or social media have created a significant impact on PR industry. And this trend is not going to stop anywhere in the near future and shall continue for years to come. Since the traditional media outlets, that is print and electronic media, continue to struggle due to constraints like high costs and reach, we would need to focus more on digital PR, including social media, online news outlets, and other digital channels. This would require a greater emphasis on creating digital content that engages audiences and drives traffic to an organization's website or social media channels. Friends, I always say that the employees are the face and brand ambassadors of an organization. With the rise of social media and the increasing importance of authenticity and transparency, organizations will need to focus more on developing relationships with their employees and encouraging them to become real-time ambassadors for their brands. Hence, you would need to develop strategies that focus on engaging employees and empowering them to share their experiences and opinions with their networks. Friends, after the launch of Web3 technology, data analytics have become important. With the help of data analysis tools, we would be able to track the success of our PR campaigns, identify areas for improvement, and make data-driven decisions. Therefore, greater emphasis on developing data analysis skills and investing in tools and technology is the need of the hour. As Sameerji also said about this, that analytics is most important thing to learn today. Friends, last but not the least, social media has become an essential part of many PR campaigns. As social media platforms continue to grow and evolve, we would need to stay up to date with the latest trends and developments in social media marketing. This will require a greater emphasis on creating engaging content and building relationships. To conclude, I would say that PR in digital age is an exciting and challenging, with many changes and innovations expected to transform the field in time to come. From the growing use of AI, artificial intelligence, and data analysis to the increasing importance of transparency, we need to stay ahead of the curve by focusing on building relationships with social media influencers, and by creating engaging content for digital platforms. We can succeed in the rapidly evolving digital media landscape. Thank you very much. जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरेश गौड़ जी। आपने अपनी बड़ी बुलंद और धारा प्रवाह शैली में जनसंपर्क के उस तकनीकी परिवर्तन की उस यात्रा का दिग्दर्शन कराते हुए किस तरह से अपनी ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट कायम रखते हुए, और विशेष जैसा समीर जी ने भी इस पे काफी स्ट्रेस दिया और आपने भी उस बात को बहुत ज्यादा एक तरह से उस पर जोर दिया, डेटा एनालिटिक्स वाली जो बात आपने कही, किस तरह से उसका उपयोग करते हुए हम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ साथ अपने ब्रांड या अपनी कंपनी के लिए किस प्रकार सहयोगी हो सकते हैं, और जो नए परिवर्तन हो रहे हैं पीएसओ मॉडल से लेकर के उससे जो और जुड़े हुए पक्ष हैं उसकी आपने विस्तार से चर्चा की। मुझे लगता है आज का यह सत्र बहुत ही विचारोत्तेजक रहा और कुछ नई बातें और कुछ प्रेरणा और जिसे कहना चाहिए प्रोत्साहन मिला इन चीजों को और अधिक गहराई से समझने के लिए। सत्र चर्चा के लिए खुला है। हमारे जो भी मित्र अपनी कोई टिप्पणी करना चाहें, कोई सवाल उनका हो, बहुत संक्षेप में अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और सीधे सवाल पूछें। जी, हमारे तीनों एक्सपर्ट अभी उपस्थित हैं, जो भी मित्र कहना चाहें। हाँ, हेलो। हाँ जी जी प्रणाम सर। हाँ आशीष। मैं आशीष रंजन सर, पत्रकारिता छात्र मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार से हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बनते हैं
तो सर उसमें जो है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या सर पढ़ना चाहिए और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, वो मुझे सर अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जो सिलेबस है वो तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा सर कि इसकी तैयारी कैसे किया जाए, DPRO का, BPRO का, सर इसके बारे में थोड़ा बता दिया जाए। अजय जी आप बताएंगे प्लीज। ऐसा है आशीष भाई, अपन अभी जो अपना विषय है उस पर ज्यादा बात करें। पीआरओ के लिए तो देखिए एग्जाम हर स्टेट का अलग अलग होता है। आप पुराने पेपर्स देख लीजिए किस तरह का उनका सिलेबस है। जनरली जैसे राजस्थान की बात करूं मैं तो कुछ टेक्स्ट है, जनरल अवेयरनेस के बारे में है, ग्रामर के बारे में है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करें। और फिर उसके बाद यदि आप रिटर्न में पास हो जाते हैं तो इंटरव्यूज होता है पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसके हिसाब से फिर आप वहाँ पर आगे आपकी एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो आज जो अपना विषय है डिजिटल जो टेक्निक है उसको लेकर के, तो तरुणा नरुला जी कुछ कहना चाहती हैं। सर गुड इवनिंग, मैं तरुणा हूँ, YMCA यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सर मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि मुझे जैसे अपने स्टूडेंट्स के रेडियो इंटरव्यूज रिकॉर्ड करने हैं और उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना है, तो किस तरीके से हम उनको प्रमोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि बच्चों का काम रिफ्लेक्ट भी हो और वो एक अपनी जगह भी बना पाए। हाँ जी तरुणा जी, इसके लिए एक्चुअली पॉडकास्ट जो है वो बहुत बढ़िया माध्यम उभरा है। आप टाई अप कर सकते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ। स्पॉटिफाई है, गाना है, विंक है, और भी 2-3 और प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये करते हैं। बड़े सारी पॉडकास्ट फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक अच्छा सा सिर्फ स्पीकर होना चाहिए। वो आप क्रॉस जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं वैसे बात होके पॉडकास्ट बन सकता है, और वो आप फिर इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, और मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे पत्रिका है, जागरण है, इनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट होना शुरू हो गया है। तो जैसे एक टाइम पे कम्युनिटी रेडियोज होते थे, वैसे ही अब ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉडकास्ट हैं जो आपको अलाउ करते हैं, जिनमें आपके विचार हैं, वो चाहे रेडियो मिर्ची हो, चाहे रेड FM हो, इन सब के पॉडकास्ट जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। आप उनसे बात करेंगे तो प्योर प्ले तरीके से जैसे PR किया जाता है ये वैसे ही PR होगा, लेकिन इस टाइम PR प्रेस रिलीज की बजाय एक रेडियो इंटरव्यू के फॉर्म। राइट सर, थैंक यू सो मच। सो सर दे चार्ज, जैसे ये आप बता रहे कुछ जैसे स्पॉटिफाई वगैरह शायद चार्ज करेंगे, बट अगर क्योंकि स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं तो हो सकता है उनके बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे वो इनकरेज करते हैं जहाँ वो चार्ज ना करें। जैसे लाइव हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जो मिंट की जो हिंदी पब्लिकेशन है वो शायद ना चार्ज करे, क्योंकि वो काफी इनकरेज करती है स्टूडेंट्स को ये चीजें करने की। सुरुचि अग्रवाल जी। जी सर, नमस्कार सर, मैं सुरुचि अग्रवाल गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में ग्रेटर नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मैं जनरली PR और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हाइल गिविंग द स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट। सो जैसे कई बार ऐसा होता है हमें उनको इंटरनल असेसमेंट्स कराने होते हैं, तो हम रिपीटेडली ऐसा होता है कि एक बैच पास आउट हुआ, दूसरा बैच पास आउट हुआ, तीसरा बैच पास आउट हुआ, तो हम रिपीटेडली वही जॉब नहीं दे सकते उनको कि हाँ आप एक यूनिवर्सिटी पे प्रोजेक्ट फिल्म बनाइए या फिर आप किसी की ब्रांडिंग कीजिए। तो कैन यू सजेस्ट सम प्रोजेक्ट्स वेयर स्टूडेंट्स कैन शो देयर क्रिएटिविटी आल्सो, एंड what else we can do, or what experiments we can do in the assignments of students, so that they have the maximum exposure while they are introduced in the industry. So, Ms. Agarwal, what can be done is, and what I've seen Suresh ji doing it and other where I teach, is you look at things that are trending. A case in point is, let's say, because today even a personal branding is becoming a PR exercise. How will you now brand Mr. Rahul Gandhi versus Mr. Narendra Modi versus Mr. Arvind Kejriwal? And therefore, there is a huge amount of interest because 2024 elections are coming. People want to see how each of the brand itself. In this, it's a personality brand. Similarly, you want to see an issue that is currently Adani, for example.
Sureshji mentioned. If that is an issue, if they are the students of PR, what can they do? Now, there are two benefits out of it. A, they will get to know what's happening around them. Secondly, if the strategy is good, I have seen for many of my students, I send that strategy directly to the Copcom head of that company. And if they like it, they generally give a small token of appreciation in form of, let's say, some vouchers or some money, and definitely some certificate, which will help the students to gain more market traction, when they pass out. So what you can do is you can look at the trending elements. Let's say there is a instance of Tesla that has happened, or an issue of Jewar Airport that is happening, or something has happened in Rajasthan, which is to do with law and order. What can students do to tell the government that this is what they should do from a PR perspective? Clearly, it's a collapse of public relation at that level, right? It's not that suddenly Rajasthan has become a no law-abiding city, so or a state. So therefore, what is it that the ministry there can do? And if they come out with some very good solution, very good campaigns, ministry will highlight. Now, this is just one example that I'm giving you. The second is there are a lot of case studies which are there, which we keep on doing. You can connect with me. I will share those case studies. I have some 4,000, 5,000 companies that are like a case study. They will understand what's happening in the field of public relation and advertising. That will help them in understanding what is it that the world is doing. Third, there is something called the Cannes show, the Cannes Film Festival and the Cannes Advertising Show. There are winners. There are various medals that get won at the Cannes Lions, is what is called. So there are 2,000 to 3,000 companies that participate. Each year, there are different companies that participate. You can take that as a case study and ask these guys, if this is a problem that you are facing, how will you come out with a solution? So those can be three doable examples that I can think. Thank you so much, sir. I will definitely connect to you also, and will apply the suggestions which you have given. It was really a thought-provoking session also. And one more thing, sir, I wanted to add that the ma'am which she was asking and you were answering, that Spotify, about Spotify. So actually, when I also have given some assignments to the students for podcast, and students have uploaded their assignments on Spotify also, and it doesn't take any charge. That's correct. And it is totally free of cost. Thank you. हाँ साहब, और कोई सवाल किसी का? हेलो, हमारी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, सोनू पूछो। हाँ सर, मेरा तो मन में कोई सवाल नहीं है, बस इतना जरूर कहूंगा सर, क्योंकि आपके माध्यम से जो कार्यक्रम होते हैं, इतने सारे बेहतरीन टॉपिक होते हैं। और मैं आशीष जी को मैं बताने के लिए मैंने सोचा कि मैं सर के सुरेश सर के आप जब फेसबुक पेज पर जाइएगा तो PR से संबंधित आपको बहुत सारी बातें जानने को मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर और समीर सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बहुत सारी बातें जानने को भी मिला। बहुत धन्यवाद। नहीं, वो गलत है। हाँ, आप मेरे ब्लॉग्स पढ़िए। PR के बारे में, PRO के बारे में क्या नॉलेज होनी चाहिए, आपको मेरे ब्लॉग में जरूर मिलेगी। दैट आई एम श्योर अबाउट इट। क्योंकि जब लोग मुझे कहते हैं बहुत आभार सर कि हम PhD कर सकते हैं आपके ब्लॉग्स को पढ़ के, तो मुझे बड़ी खुशी होती है तो मेरे ब्लॉग्स किसी के काम को आ रहे हैं। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स। तो PRO बन, आप ब्लॉग्स पढ़िए, देखिए, उसमें सब A to Z है PR के बारे में। मेरी कोशिश यही रहती है कि किसी को अगर PR के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए, वो मेरे ब्लॉग में उसे मिलनी चाहिए। किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। ये बात है ना? जी सर, बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू आशीष, थैंक यू। आप तो वैसे भी मीडिया डिक्शनरी से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी आप बहुत काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ आपके काम को। आप जी सर। और सर सबसे बड़ी बात है सुरेश सर, आपका जो फेसबुक पेज है उसे बहुत कुछ जानने और सीखने को PR से संबंधित मिल जाता है। मैंने उससे जुड़ता रहता हूँ। धन्यवाद। पेज पे आ चुके हैं, समीर जी भी उस पेज पे आ चुके हैं, अजय जी भी उस पेज पे आ चुके हैं। पेज की वैल्यू बहुत है। चलिए, ये जो हम डिजिटल एज की बात कर रहे हैं, उसी का सबसे बड़ा लाभ है कि आज हर व्यक्ति की अप्रोच देश दुनिया के हर कॉर्नर पे है। जो उनकी भाषा, प्रतीक और अभिव्यक्ति को समझता है, वो उनसे जुड़ सकता है। इसी क्रम में हमने भी अभी छोटी सी कोशिश की है
कि जो कम्युनिकेशन टुडे के 27 वर्षों के जो हमारे सारे अंक हैं, उनका PDF बनवा करके अपनी जो हमारी वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया है। करीब करीब 10,000 प्रश्नों की सामग्री आपको मिल सकती है और ये सारा डिस्कशन है, इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। 93rd वेबिनार है। सारे के सारे वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। करीब करीब 150 घंटे से अधिक का ये ऑडियो वीडियो जो क्रिएशन है वो, और देखिए आप अलग अलग विषयों के जो विशेषज्ञ हैं उनकी ये सारी जानकारी है। तो सूचनाओं का अपरिमित भंडार है। आवश्यकता है इनको पढ़ के, देखकर, सुनकर आप अपना एक कोई थॉट प्रोसेस जो है वो शुरू कर पाएं और समाज को दे पाएं, तब तो उसका मजा है। नहीं तो सूचनाओं के इस संग्रहालय में हम सब खो जाएंगे। सुरेश जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि पिछले दिनों एक मेरे इसमें फेसबुक लाइव के अंदर एक मिसेस गीता वॉल्ड्रॉन एज ए स्पीकर आई थी और वो लंदन से ही लाइव किया था। और जो वो हैं वो वहाँ की बहुत मानी हुई PR एक्सपर्ट हैं और वो प्राइम मिनिस्टर्स की स्पीचेस लिखती हैं। आप ये UK के मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर्स की स्पीचेस वही, यानी PR का कितना बड़ा रोल है आप सोचिए। ठीक है ना सर? सही कह रहे हैं। आई रियली फील प्राइड ऑन दिस। और जब लोग मुझे अप्रोच करते हैं फेसबुक पे कि सर हम आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई देखो, अगर हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है तो उसको लोगों को अच्छा लगे और उसका लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, नथिंग एल्स। जी चलिए, अब अंत में कोई और अंतिम सवाल हो, नहीं तो अपन इसको वाइंड अप करें क्योंकि लगभग 1.5 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। कोई और मित्र कुछ कहना चाहें? सर मैं बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ संजीव सर को कि उन्होंने मतलब काफी अच्छा ये इनिशिएटिव है सर आपका कि इतने अच्छे एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। और चलिए, इन बहुत फ्यूचर भी आई विल ट्राई टू बी एसोसिएटेड विद दिस वेबिनार सो दैट आई कैन लर्न। चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? जी सर। तो जो भी है, नहीं तो मैं आपको जोड़ लूंगा उसमें। जी सर। मनीषा जी कुछ कहना चाहती हैं इधर? आप नमस्कार सर, मेरा नाम मनीषा शुक्ला है और मैं गुजरात से हूँ। और अभी ही मैंने मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया है और मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एज अ फेलोशिप कर रही हूँ। और मुझे ये वेबिनार अभी कुछ देर पहले ही इसकी लिंक प्रोवाइड की गई मेरे कॉलेज के ग्रुप में, तो मैं ज्यादा तो जान नहीं पाई, लेकिन जितना भी मैंने आधे घंटे का सेशन अटेंड किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो काम मैं कर रही हूँ उसे ही पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस ऐप से हमेशा जुड़ती रहूं, उसके लिए मुझे आप हमारे ये जो चैट बॉक्स है इस पे अपना फोन नंबर आप अपडेट कर दीजिए, ग्रुप में जोड़ लेंगे आपको, तो आपको सूचनाएं डायरेक्ट मिलती रहेंगी। आप क्या वो साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं क्या आप? दक्षिण, हाँ दक्षिण गुजरात के हैं। हाँ, दक्षिण साउथ गुजरात, वही दक्षिण गुजरात एक ही बात है। हाँ, उनके वो 1-2 टीचर्स हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको भेजता हूँ एक लिंक, और आप अपना फोन नंबर या तो ले लीजिएगा उनसे मेरा, अपने हेड से, और मुझे इसमें अपडेट कर दीजिए, मैं ग्रुप में जोड़ लूंगा। और इसका वीडियो हम आपको शेयर कर देंगे, तो आप जो चीज मिस की है आपने वो भी सुन पाएंगे, क्योंकि आज की चर्चा मुझे लगता है बहुत अच्छी रही और करीब 52 पार्टिसिपेंट जुड़ गए थे। तो ये भी एक उपलब्धि है कि इतने मित्र ऑफलाइन के दौर में ऑनलाइन एक्टिविटीज से जुड़े, तो मुझे लगता है कि हमारे एफर्ट सही दिशा में जा रहे हैं। कोई मित्र कुछ बोले थे शायद, तो चलिए इसको अपन आप समाप्त करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपना आभार प्रकट करूंगा हमारे तीनों आज के एक्सपर्ट्स, भाई अजय अग्रवाल जी, समीर कपूर जी और सुरेश गौड़ जी, जिन्होंने, क्योंकि PR के व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि समय पर उनका कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। कभी भी किसी भी समय उनकी कंपनी या उनका जो भी जिस संस्थान में वो कार्य करते हैं वहां उनकी आवश्यकता पड़ जाए, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें इतना समय दिया और जो प्रतिभागी हैं उनकी जिज्ञासाओं का भी आपने समाधान किया, और पूरा वो जो परिदृश्य है आज का उसके बारे में हमें रूबरू कराया। बहुत बहुत आभार। और विशेषकर सुरेश गौड़ जी का कि आपने जो इस वेबिनार को अरेंज करने के लिए जो सहयोग हमें दिया, जो मार्गदर्शन दिया, उसके लिए। और आभारी हूँ डॉक्टर पृथ्वी सेंगर जो सारा तकनीक पक्ष संभालती हैं और आपके लिए सर्टिफिकेट्स भी जारी करती हैं। सर्टिफिकेट्स को लेके कई बार क्वेरीज आती हैं। अभी हमारे पिछले 3 वेबिनार के सर्टिफिकेट नहीं गए, क्योंकि पृथ्वी सेम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है और अभी पिछले कुछ समय से उनकी
जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वाईफाई की वो रही है, इसलिए वो सर्टिफिकेट नहीं आ पाए हैं। आप निश्चिंत रहिए, जितने भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी मैं देख रहा था 5 मिनट पहले 276 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं अपने। इसमें हम सबको वीडियो भेजेंगे, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, जैसा अभी बार बार बात की गई। ट्विटर पे भी डालते हैं हम, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे हैं, टेलीग्राम के ग्रुप हैं, थ्रेड्स है और इंस्टाग्राम है, सभी जगह शेयर करते हैं हम लोग। और जितने आप लोग रजिस्टर्ड होते हैं हमारी इसमें वेबिनार्स में, लगभग 3500 ईमेल्स का हमारे पास डेटा, जिसकी बात समीर जी कर रहे थे कि हम डेटा के शिकार हो गए, तो हमने भी धीरे धीरे करके डेटा इकट्ठा किया है और उन सबको अपना ये शेयर करते हैं, ताकि जब आपकी रुचि हो, जब आपके पास समय हो, तब आप इन सारे डेलिब्रेशंस को सुने। क्योंकि अकादमिक निवेश, जो एकेडमिक इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत स्लो होता है, एक दिन में विचार नहीं बदले जाते हैं। तो ये हमारी यात्रा धीरे धीरे चल रही है और इसमें हमें संतोष है कि इसके अपेक्षित परिणाम आ रहे हैं, विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। जैसा सुरेश जी ने कहा कि हमारे पास लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे भी ये सौभाग्य है कि देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज से रिसर्चर और टीचर्स जो हैं वो लालायित रहते हैं कि हम इस मंच से कहीं ना कहीं जुड़े। तो ये एक अच्छा संकेत है कि इस अकादमिक जो हमारे, ये मैं तो उनको यज्ञ मानता हूँ, इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आज इतनी बड़ी टीम जुड़ गई है। जैसा मैंने शुरू में कहा, लगभग 260 के ऊपर हमारे मित्र इसमें जुड़ चुके हैं और दिल्ली और जयपुर से लगभग 60 एक्सपर्ट्स इस समय जुड़े हैं। अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ के एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। और अभी जो लेटेस्ट हमारा इशू निकला है कम्युनिकेशन टुडे का, लगभग 450 पृष्ठों का है, मीडिया लिटरेसी पर, जिसकी बार बार आवश्यकता महसूस की जा रही है। और देश के लगभग हर राज्य से एक्सपर्ट्स आ चुके हैं, केवल नॉर्थ ईस्ट के 2-4 राज्य रह गए हैं, बाकी लगभग सभी जगह से। तो कोशिश की है कि इसको हम एक व्यापक स्वरूप दे सके और सारे जो प्रतिभागी हैं और लगातार चैट बॉक्स के माध्यम से जो हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद में कि आने वाले समय में यही आपका स्नेह सहयोग हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।